हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल किए थे अपन ने। आज हम एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए, एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। उसमें हमें दो समुच्चय दे रखे हैं, दो सेट दे रखी हैं। ए दे रखा है 1 2 3 4 और बी दे रखा है ए बी सी। दूसरा हमसे 4 एकेकी आच्छादक फलन और उनके प्रतिलोम फलन परिभाषित करवा रहा है। हमें ए से बी में परिभाषित 4 एकेकी आच्छादक फलन बनाने हैं और उनके प्रतिलोम फलन परिभाषित करने हैं। एकेकी आच्छादक फलन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक अवयव का प्रतिबिंब, मतलब एक प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव का हो या किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब केवल एक हो। दूसरा, जो सह-प्रांत है और परिसर दोनों ही फलन के बराबर हो। तो चलिए अपन देखते हैं। मान लो अपना F1 है, ऐसे करके परिभाषित करते हैं। एक फलन लेते हैं F1 ए से बी में और ऐसे परिभाषित कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा F1 1 2 3 4 स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये दोनों समुच्चय हो गए एक ही आच्छादक का मतलब ये सवाल गलत है। इसमें एक अवयव और आएगा स्मॉल डी। दूसरा जो समुच्चय है इसमें एक अवयव और बढ़ेगा स्मॉल डी। बिना इसके एक ही आच्छादक परिभाषित नहीं हो पाएगी। इसमें एक अवयव और बढ़ा लीजिए, कोई बुक में क्वेश्चन मिसप्रिंट है, स्मॉल डी आएगा। ये हो गया हमारा एक एकेकी आच्छादक फलन। और F1 क्या हो जाएगा 1A 2B 3C 4D। ये हमारा एक एकेकी आच्छादक फलन हो गया। देखिए, एक अवयव का, एक प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब केवल एक है। एक अवयव के लिए एक से ही रिलेशन जोड़ रहा है, राइट। ये एक एकेकी आच्छादक फलन हो गया। F इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन कहां हो जाएगा इसका बी से ए में। और क्या कैसे परिभाषित करेंगे? मैंने आपको बताया था कि क्रमित युग्मों को पलट दो। पलट देंगे तो क्या हो जाएगा A1 B2 C3 D4, राइट। ये पहला फलन परिभाषित कर दिया हमने ए से बी में, जो कि एकेकी आच्छादक है। ये हमारा फलन का एरो डायग्राम हो गया और ये क्रमित युग्म रूप हो गया। ये हमने इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित कर दिया कहां बी से ए में, F इनवर्स क्रमित युग्मों को पलट के। ऐसे ही हम चाहे तो दूसरा तीसरा चौथा परिभाषित कर सकते हैं। देखो कैसे, एक और करके बता देता हूं मैंने। F2 भी हमने कहां ले लिया ए से बी में। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी। ये मेरा दूसरा फलन हो गया F2। अब देखिए, हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई से भी दो की जगह बदल दो। 1 को बी से और 2 को ए से। लीजिए भाई, अपना दूसरा फलन हो गया। क्रमित युग्म क्या बनेगा 1B 2A 3C 4D, राइट। F2 इनवर्स कहां हो जाएगा बी से ए में और F2 इनवर्स का क्रमित युग्म रूप क्या हो जाएगा B1 A2 C3 और D4। ओके, ऐसे ही आप चाहो तो F3 F4 परिभाषित कर सकते हो। क्या करोगे अगली बार 1 को C से जोड़ देना, 2 को ए से जोड़ देना या 3 को ए से जोड़ देना, राइट। ऐसे करें। तीसरा हो जाएगा ये, आप स्वयं करोगे इसको, इजी काम है, बस हिंट दिए देता हूं आपको। 1 को मैंने जोड़ दिया सी से, 3 को जोड़ दिया ए से, ये लीजिए एक और बन गया। ऐसे ही अगर चौथा परिभाषित करना हो 4 को जोड़ देना ए से और 1 को जोड़ देना डी से, ये चौथा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमें इसमें एफ दे रखा है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एफ आर से आर दे रखा है। वैसे ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो बोर्ड के एग्जाम में आया क्वेश्चन वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ आर से आर दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3-3, और हमसे पूछ रहा है कि एक तो ये सिद्ध करिए कि इसके लिए प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स विद्यमान होगा, दूसरा एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करवा रहा है। हमसे एफ इनवर्स पूछ रहा है, एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 भी पूछ रहा है। ये दो चीजें पूछ रहा है। एक तो हमसे पूछ रहा है क्या इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, दूसरा अगर होगा तो क्या होगा, तीसरा इन दोनों अवयवों के प्रतिलोम अवयव भी पूछ रहा है कि एफ इनवर्स 24 का मान कितना होगा और एफ इनवर्स 5 का मान कितना होगा। अगर सवाल केवल इनको लेकर है, केवल ये पूछता है कि एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 निकालो, तो हम कल के एग्जाम्पल की तरह से इनको कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा तरीका है। लेकिन चूंकि हमसे प्रतिलोम फलन भी पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले से एक एक ही आच्छादक प्रूव करेंगे। एक एक ही कैसे करते हैं, एक एक ही प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रांत के दो अवयव लेते हैं। माना के x1 x2 बिलोंग टू R, प्रांत इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2। हमने ये मान लिया कि प्रांत के इन बिंदुओं पर फलन का मान बराबर है, तो x का फलन है तो x की घात 3-3 है, x1 का फलन होगा तो x1 की घात 3-3 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, जब फलन x2 का है, कितना होगा, x2 की घात 3-3। अगले स्टेप में जाओगे 3 से 3 कैंसिल होगा, ये आ राइट, और घनमूल लोगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। हमने यहां पर क्या सिद्ध कर दिया कि अगर इन बिंदुओं पर फलन का मान बराबर है तो ये बिंदु भी बराबर है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब फलन एक एक ही होता है, राइट। चलिए ये तो फलन एक एक ही सिद्ध हो गया। अब हम इसे आच्छादक सिद्ध करते हैं। आच्छादक सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम सह प्रांत का एक अवयव लेते हैं और लाइन ये लिखते हैं, माना के स्मॉल y बिलोंग टू R सह प्रांत। अब की बार हम सह प्रांत में से ले रहे हैं। इस प्रकार है कि कम से कम एक स्मॉल x बिलोंग टू R प्रांत इस प्रकार का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx बराबर y। यही लाइन सारे क्वेश्चंस में लिखी जानी है आच्छादक प्रूव करने के लिए। बस बदलेगा क्या, ये बदलेगा, यहाँ पे सहप्रांत और प्रांत जो सवाल के अकॉर्डिंग होंगे वो आ जाएंगे। माना कि y बिलोंग टू R सहप्रांत इस प्रकार है कि कम से कम एक x बिलोंग टू, मतलब इस सहप्रांत के अवयव के लिए प्रांत में कम से कम एक अवयव इस प्रकार विद्यमान है कि उस पर फलन का मान y है। अपन क्या करेंगे, fx की वैल्यू रख देंगे, कितनी है, x3 बराबर y, फिर 3 का पक्षांतरण कर देंगे, फिर ये हो जाएगी अपनी वैल्यू की घात 1/3। अब देखिए ये हमें यहां मान मिला, इसमें हम सहप्रांत में से y की वैल्यू रखेंगे। जब भी हम y की वैल्यू रख के यहाँ अपने पास कोई संख्या आएगी वास्तविक संख्या, उसका घनमूल लेंगे,
सभी वास्तविक संख्याओं का घनमूल निकाला जा सकता है और कैसा आता है, वास्तविक संख्या आता है। तो ये जो हमें x मिलेगा ये हमें प्रांत में मौजूद मिलेगा, वास्तविक संख्या के रूप में मिलेगा, इसलिए अपन क्या लिख देंगे, बिलोंग टू R, मतलब से y के हर एक मान के लिए x किस में आएगा, R में आएगा। प्रत्येक y बिलोंग टू R, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए x का मान किस में मिल जाएगा, प्रांत में मिल जाएगा। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब फलन का परिसर और सहप्रांत बराबर है। या तो ये लिखेंगे या ऐसे लिख देंगे, अतः सहप्रांत R के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान है, इसलिए F आच्छादक है। सभी सवालों में यही लाइन आएगी। अगर यहाँ बिलोंग टू R आएगा तो बिलोंग टू प्रांत आएगा, तब तो ये लिखेंगे, और नॉट बिलोंग टू प्रांत आएगा तो लिख देंगे विद्यमान नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है। ओके, चलिए हमने एक ही प्रूव कर लिया, आच्छादक प्रूव कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे, अतः F एकेकी आच्छादक फलन है। हमने एकेकी आच्छादक फलन प्रूव कर लिया F को, और कोई फलन अगर एकेकी आच्छादक होता है तो उसका प्रतिलोम फलन जरूर विद्यमान होता है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इसलिए F का प्रतिलोम फलन F इनवर्स R से R, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, बार बार करता आया हूं, ये समुच्चय पलट गई है, पीछे वाला आगे आ गया, आगे वाला पीछे आ गया, यहाँ एक जैसे हैं इसलिए हमें एक जैसे लग रहे हैं। F का प्रतिलोम फलन F R इनवर्स R से R इस प्रकार परिभाषित होगा कि देखिए एक क्वेश्चन तो हो गया अपना सॉल्व, F इनवर्स तो परिभाषित होगा, कैसे होगा, Fx बराबर y डबल इंप्लीकेशन F इनवर्स y बराबर x, राइट। अब Fx की वैल्यू एक बार फिर से रख दो जैसे पिछली बार रखी थी, एक्स क्यू बराबर y प्लस 3, x बराबर y प्लस 3 की घात 1/3, x की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे, कितनी है, F इनवर्स y प्लस 3 की घात 1/3। मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, फलन आंसर अपना यही तो हो गया, लेकिन नॉर्मली हम फलन को x से परिभाषित करके लिखते हैं, इसलिए बदल के लिख देंगे, इसलिए F इनवर्स R से R F इनवर्स x बराबर x प्लस 3 की घात 1/3, ये हमारा हो जाएगा प्रतिलोम फलन। तो ये तो पहला आंसर हो गया, हमारा प्रतिलोम फलन आ गया। अब हमें दो अवयव और निकालने हैं, इन अवयवों की वैल्यू और निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं, चाहो तो जो तरीका हमने पहले सीखा है उससे भी निकाल सकते हैं, और उससे ना निकालना चाहें तो अब तो अपने पास F इनवर्स है सीधा सीधा, हम उससे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका आपने देखा हुआ है, दूसरा मैं यहां बता देता हूं। अतः F इनवर्स 24 बराबर क्या करना है, F इनवर्स x अपने पास लिखा हुआ है, इसमें हमको क्या करना है, x की जगह पे 24 रख देना है, 27 की घात 1/3 बराबर 3। तो फाइनली ऐसे ही F इनवर्स 5 बराबर 5 प्लस 3 की घात 1/3। क्या किया हमने, F इनवर्स x में एक बार 24 रखा है तो F इनवर्स 24 की वैल्यू आ गई है, और एक बार 5 रखा है तो F इनवर्स
5 की वैल्यू आ जाएगी, 8 की पावर 1/3। तो फाइनली आंसर क्या होगा, एफ इनवर्स 24 बराबर 3, एफ इनवर्स 5 बराबर 2। चाहो तो समुच्चय में लिख दो, चाहो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये अपना दूसरा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, सभी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ की फॉर्म में सॉल्व करा के उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये किए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन है, मतलब जिस टाइप का ये क्वेश्चन है उसी टाइप के अगले दोनों क्वेश्चन है, इसलिए उनको आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन, ये थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, हमको 3 समुच्चय दे रखे हैं, ए बी और सी। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 5 7 9, और सी दे रखा है 7 23 47 49, 7 23 47 49, सॉरी 79 79। एफ ए से बी में दे रखा है, और एफ एक्स दे रखा है 2x + 1, और जी बी से सी में दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन है काफी, जी एक्स दे रखा है x² - 2। हमें प्रूव करना है, हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक तो इसकी GOF इनवर्स की, और दूसरा F इनवर्स को G इनवर्स की, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए आप लोग, बड़ा क्वेश्चन है काफी और ठीक भी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में इनको बना लेंगे, या तो क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में बना लें या वैसे बना लें, जैसे भी चाहो अपनी सुविधा से उस तरीके से बना सकते हो। क्योंकि एफ का परिसर एक काम करते हैं अपन, क्रमित युग्म ही कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। एफ ए से बी एफ एक्स 2x + 1, इसलिए x बराबर हम क्या करेंगे, प्रांत के अवयव लेंगे, x बराबर 1 पर f1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 बराबर 3, x बराबर 2 पर f2 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 बराबर 5, x बराबर 3 पर f3 बराबर 2, 3 + 1 बराबर 7, और x बराबर 4 पर f4 बराबर 2, 4 + 1 बराबर 9। राइट, ये सभी अवयव b के हैं, बिलोंग टू b है, ये भी बिलोंग टू b है, ये भी b में आता है और ये भी आता है, ये सभी b में मौजूद है, इसलिए f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा अपना 1 3 2 5 3 7 4। राइट, यहां में साफ दिख रहा है कि जो हमारा f है वो ये आएगा, और f जो है वो एक है कि आच्छादक है। कैसे, देखिए जो इसका परिसर आ रहा है वो सहप्रांत के बराबर है, तो आच्छादक है, और एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही है, तो इसलिए ये एक है की भी है। तो f एक है की आच्छादक है, इसलिए f इनवर्स कहां हो जाएगा, b से a में, और f इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, इन क्रमित युग्मों को पलट देना है, 3 1 5 2
7,3,9,4। लीजिए भाई, ये हमारा एफ और एफ इनवर्स आ गए, राइट। चलिए अपन क्या करते हैं, ऐसे ही जी और जी इनवर्स भी निकाल लेते हैं। जी दे रखा है हमें बी से सी में, और जी एक्स दे रखा है x²-2, राइट। तो x बराबर, अब हम b के अवयव लेंगे 3 के लिए, g3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7। देखिए 7 जो है वो हमारा सी में मौजूद है, राइट। आगे चलो, x बराबर 5 पर g5 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 23, बिलोंग टू सी है। x बराबर 7 पर g7 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 47, बिलोंग टू सी है। x बराबर 9 पर g9 बराबर 9 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 79, बिलोंग टू सी है। इसलिए g अपना क्या हो जाएगा, g हो जाएगा 3, 7, 5, 23 और 7, 47 और 9 और 79, राइट। एक एकी भी है, आच्छादक भी है। चूंकि जी एक एकी आच्छादक है, हमें पता है सहप्रांत का कोई अवयव खाली नहीं रह रहा, उसका पूर्व प्रतिबिंब जरूर है, और कोई भी प्रांत के किन्हीं भी दो अवयवों के प्रतिबिंब समान नहीं है, इसलिए जी एक एकी आच्छादक है। और जी क्या हो जाएगा, इसलिए जी इनवर्स सी से बी क्या हो जाएगा, जी इनवर्स, पलट दो इनके क्रमिक युग्मों को, 7, 3, 23, 5, 47, 2, 79, 9, सॉरी 47, 7। ये हो गया हमारा जी इनवर्स। चलिए अभी हमने एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकाले हैं, ठीक। हम बाकी की चीजों को बिठा के वापस आते हैं, अभी इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। एफ की पड़ेगी, एफ कितना था अपना, एफ था अपना 1, 3, 2, 5, 3, 7 और 4, 9। इसको भी साफ करिए, जी की भी पड़ेगी। चलिए वापस आते हैं एक बार फिर से। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एफ इनवर्स और जी इनवर्स या जीओएफ इनवर्स इनको निकालते हैं। चलिए पहले अपन जीओएफ निकालते हैं। चूंकि जी का परिसर, सॉरी एफ का परिसर सबसेट इक्वल टू जी का प्रांत। देखिए ये अपना एफ हो गया ए से बी, ये अपना जी हो गया बी से सी। एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय, इसलिए जीओएफ कहां परिभाषित होगा, ए से सी में। इसलिए जीओएफ ए से सी परिभाषित है, राइट। अब तथा जीओएफ एक्स बराबर क्या आएगा, देखिए किसी एक्स बिलोंग टू ए के लिए जीओएफ एक्स बराबर आएगा जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x + 1। फाइनली इस जगह अपन क्या रख देंगे, 2x + 1 का स्क्वायर माइनस 2। एक तरीका अपने पास ये है कि हम यहाँ प्रांत में से x की वैल्यू पुट करें और c में वैल्यू निकालना। एक दूसरा तरीका भी है, देखिए प्रांत के अवयव आएंगे a में से और सहप्रांत के अवयव लेंगे हम c में।
अतः x बराबर 1 पर GOF1 बराबर कितना हो जाएगा भाई? GOF1 का मतलब G ऑफ F1 होगा। सही बात है, O हटेगा और F1 आ जाएगा। F1 का मान कितना है? 3। F1 के वैल्यू ये जो है ये F1 की वैल्यू है, कितना आएगा? G3। और G3 की वैल्यू कितनी है? ये रही, कितनी है? 7। इजी है। आगे चलिए, x बराबर 2 पर GOF2 बराबर क्या हो जाएगा? G ऑफ F2। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें F2 की जरूरत पड़ेगी। F2 का मान कितना है? 5। तो यहां कितना आ जाएगा? G ऑफ 5। और G5 का मान कितना है? 23। लीजिए भाई 23। चलिए x बराबर 3 पर GOF3 बराबर G ऑफ F3। F3 की वैल्यू कितनी है? 7। तो G7 बराबर, G7 का मान कितना है? 47। लीजिए भाई ये 47 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, G4 की वैल्यू 9 है, ध्यान रखिएगा। जब मैं आपको इसे PDF में भेजूंगा तो वहां आपको सब कुछ दिखेगा। अभी हमें इसकी जरूरत और पड़ेगी इनवर्स की। x बराबर 4 पर GOF4 बराबर G ऑफ F4। F4 का मान कितना था? 9। और G ऑफ 9 बराबर 79। ये लीजिए भाई, ये अपना G ऑफ 9 हो गया। इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, मिटा दीजिए इसे। राइट। अब यहां ध्यान से देखिए कि GOF A से C में है, तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये C में होनी चाहिए। 7 भी C में है, 23 भी C में मौजूद है, 47 भी और 79 भी। तो इसका मतलब GOF क्या हो जाएगा? इसलिए GOF बराबर क्या हो जाएगा? 1 7 2 23 और 3 47 और 4 79। लीजिए भाई ये अपना GOF हो गया। राइट। अब देखिए, किन्हीं भी दो अवयवों के प्रतिबिंब समान नहीं है, इसका मतलब ये एक एक ही है। और पूरा का पूरा सहप्रांत हमें परिसर के रूप में मिल रहा है, इसलिए ये आच्छादक भी है। तो GOF कैसा हो गया? एक एक ही आच्छादक। तो क्या लिखेंगे अपन? चूंकि GOF एक एक ही आच्छादक है, इसलिए GOF इनवर्स C से A और GOF इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? क्या करते हैं? क्रमित युग्मों को पलट देते हैं। कितना हो जाएगा? 7 1 23 2 47 3 और 79 4। राइट। ये हमारा GOF इनवर्स आ गया। एक चीज का आंसर आ गया अपने पास। लीजिए, अब हमें F इनवर्स O और G इनवर्स और निकालना है। तो देखिए, ये अभी हमने पहले वाले का आंसर निकाला। अब इस सबको हम मिटा देते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक चीज का आंसर हम निकाल चुके हैं। चलिए अपन अब चलते हैं F इनवर्स O G इनवर्स पे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो पहला फलन होता है वो नीचे और दूसरे वाला ऊपर होता है। F इनवर्स कहाँ है? B से A में। और G इनवर्स कहाँ है? C से B में। क्या करते हैं अपन? ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। क्योंकि G इनवर्स का परिसर सबसेट इक्वल टू F इनवर्स का प्रांत कहां परिभाषित होगा? C से A में। इसलिए F इनवर्स, और कैसे होगा? ऐसे नीचे से ऊपर की ओर। F इनवर्स O G इनवर्स कहां होगा? C से A में परिभाषित है। अब अपन इसकी वैल्यू और निकालेंगे। कैसे आएगा? C के अवयव लेंगे और उन पर
ए के अवयव में हमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए या मान मिलना चाहिए। सी का अवयव भाई x बराबर सी का पहला अवयव 7, x बराबर 7 पर F इनवर्स O G इनवर्स 7। लीजिए भाई हमने सी का अवयव ले लिया, O को हटाएंगे क्या आ जाएगा, G इनवर्स 7 आ जाएगा, राइट। G इनवर्स 7 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहां अपन वैल्यू लिख देंगे F इनवर्स 3। G इनवर्स 7 का मान रख दिया 3। अब F इनवर्स 3 की वैल्यू आ जाओ कितनी है, 1 है, फाइनली मान क्या आएगा 1। और देखिए ये ए में मौजूद है क्या, बिल्कुल ए में ये मौजूद है, तो ए को बिलोंग टू ए। ऐसे ही सारे अवयवों के लिए निकाल देंगे। x बराबर 23 पर F इनवर्स O G इनवर्स 23, F इनवर्स G इनवर्स 23, G इनवर्स 23 का मान 5, तो F इनवर्स 5 और F इनवर्स 5 का मान 2। देखिए भाई ये भी ए में मौजूद है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगले पे, x बराबर कितना 47, F इनवर्स O G इनवर्स 47, F इनवर्स O G इनवर्स 47। मतलब क्या किया, O को हटा दिया और G इनवर्स के साथ 47 को ले लिया। कितना मान है 7, तो क्या आ जाएगा F इनवर्स 7। F इनवर्स 7 का मान कितना है 3, ए में मौजूद है, बिलोंग टू ए। ऐसे ही x बराबर 79 पर। बस हो गया क्वेश्चन अपना। F इनवर्स G इनवर्स 79 कितना मान 9, F इनवर्स 9, F इनवर्स 9 का मान कितना 4, बिलोंग टू ए है। लीजिए भाई ये अपना ये भी आ गया, अब हमें इनकी भी कोई जरूरत नहीं बची है, हो गया अपना काम। अतः F इनवर्स O G इनवर्स बराबर, देखिए 7 1 7 1, दूसरा 23 2, तीसरा 47 3 और चौथा 79 4। लीजिए भाई ये हमारा F इनवर्स हो G इनवर्स, ये दूसरी चीज है। दोनों का मान निकल गया और दोनों बराबर भी है, गुणधर्म भी है हमारा ये कहता है कि इनकी वैल्यू बराबर आती है और वैल्यू बराबर आई। आप देख सकते हो दोनों ही एक ही फलन है, दोनों के प्रांत भी एक जैसे, सह प्रांत भी एक जैसे और दोनों के प्रांत के बिंदुओं पर फलन का मान भी एक जैसा, तो वो गुणधर्म भी प्रूव होता है। यहां से हम चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे ये पूछा नहीं है अपन से, लेकिन चाहें तो अपन लिख सकते हैं। अगर बाई चांस सिद्ध करने के लिए आ जाए तो ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है सेम है, सिंपल है, इसमें करने के लिए कुछ नहीं है। f दे रखा है r से r में fx दे रखा है ax प्लस b, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है और हमें सिद्ध करना है कि f एक ही आच्छादक फलन है। बहुत बार कर चुके हैं। f इनवर्स निकालना है, f इनवर्स भी निकाला जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है इसको करने में। अपन छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहां f दे रखा है r से r में और fx दे रखा है cos x प्लस 2, ये हमें दे रखा है और हमसे पूछ रहा है क्या इसके लिए f इनवर्स विद्यमान है।
हाँ भाई, जब भी हमसे ये पूछता है कि एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक एक ही आच्छादक प्रूव करते हैं। चलिए पहले हम इसे एक एक ही प्रूव करते हैं। माना कि x1 बराबर 0 तथा x2 बराबर 2 पाई के लिए हमने क्यों लिए ये मैं बाद में बताऊंगा आपको किस वजह से हमने ये वैल्यू ली है, पर पहले ये समझिए हमने x1 की जगह 0 ले लिया। ये दोनों ही अभी आप प्रांत में मौजूद होंगे, वास्तविक संख्याएं हैं। f(x1) बराबर f(0) बराबर कितना हो जाएगा, cos 0 + 2 या cos 2, राइट। f(x2) बराबर f(2 पाई) या cos 2 पाई + 2, राइट। हाँ भाई, किसी को सूत्र याद हो, 11th में पढ़ा था अपन ने, cos 2 पाई + थीटा कितना होता है, cos थीटा, राइट। तो यहाँ थीटा की जगह 2 है तो फाइनली क्या आ जाएगा, cos 2। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां fx1 बराबर fx2, अब यही तो मानते हैं हम एक एक ही सिद्ध करने के लिए, ये मानते हैं कि fx1 और fx2 बराबर है, f(0) बराबर f(2 पाई। देखिए दोनों के मान बराबर हैं, मतलब x1 और x2 पर दोनों के मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं है, देखिए। ओके, लेकिन क्या ये अवयव भी बराबर हैं, नहीं है। 0 not equal to 2 पाई, मतलब हम जब फलन के मान को बराबर मान रहे हैं तो इन बिंदुओं पर फलन का मान तो बराबर आ रहा है, लेकिन वो बिंदु बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब x1 not equal to x2, फलन का मान बराबर है लेकिन बिंदु बराबर नहीं है। अगर एरो डायग्राम से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, ये मेरा 0, ये 2 पाई, ये दोनों के लिए प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, cos 2 मिल रहा है। तो क्या ये एक एक ही है, नहीं है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसका तात्पर्य f एक एक ही नहीं। और जब कोई फलन एक एक ही नहीं होता तो वो एक एक ही आच्छादक भी नहीं होता, अतः एक एक ही आच्छादक भी नहीं है। भाई हमें ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि ये आच्छादक है या नहीं है। जब तक कोई फलन एक एक ही और आच्छादक दोनों नहीं होता वो एक एक ही आच्छादक नहीं होता। तो हमने यहीं से एक एक ही नहीं है, इसका मतलब एक एक ही आच्छादक तो हो ही नहीं सकता। और इसका मतलब ये है कि f का प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रतिलोम फलन केवल तभी विद्यमान होते हैं जब फलन एक एक ही आच्छादक होता है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया कि इसके लिए एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, राइट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही अपना आंसर हो गया। ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दो कि एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, राइट। लेकिन अब आप क्वेश्चन ये आएगा कि साहब 0 और 2 पाई क्यों लिया? तो कुछ भी ले सकते हैं। देखिए गणित में केवल उस चीज को सही माना जाता है जो बिना अपवाद के हमेशा हर तरीके से सही हो। अगर हमें किसी चीज को गलत साबित करना है, सपोज करो कि किसी बंदे के लिए कहना है कि साहब वो झूठ बोलता है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसके 100 बार सच गिनाने हैं या केवल एक बार झूठ गिनाना है? हमें केवल एक बार ये साबित करना होगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, राइट। तो हम एक बार में कह देंगे साहब देखो झूठ तो बोलता है। ऐसे ही जब हमें किसी को एक एक ही आच्छादक प्रूव करना होता है तब तो हम यूनिवर्सली प्रूव करते हैं। लेकिन अगर एक एक ही नहीं है या आच्छादक नहीं है ऐसा प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देके ये सिद्ध कर देते हैं भैया इसके लिए एक एक ही नहीं है या इसके लिए आच्छादक नहीं है। तो ये अब चाहे जितने बिंदुओं के लिए बना रहे, मतलब ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जिन पर इनका मान बराबर आए,
लेकिन सब पे तो नहीं आ रहा ना। एक मैंने ऐसा एग्जांपल दे दिया जिस पर फलन का मान बराबर है लेकिन अवयव बराबर नहीं है, इसलिए एकेकी नहीं। और ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन हो, एक सर्किल पूरा करने के बाद या 2 पाई पूरा करने के बाद उनके मान रिपीट होने लगते हैं। तो मुझे मालूम है कि अगर 0 और 2 पाई दोनों आएंगे, अगर 0 पे मैं फलन का मान निकालूं और 2 पाई पे मान निकालूं तो दोनों वैल्यू आएंगी बराबर, लेकिन दोनों अवयव बराबर नहीं होंगे और मेरा एकेकी नहीं है, ये प्रूव हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी इसमें जो 7वां सवाल है वो भी लगभग एक जैसा है। पहले में तो कुछ है ही नहीं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, fx 3x दे रखा है। आप चाहो तो क्रमिक युग्म में पहले f निकाल लेना, फिर उसके बाद देख लेना वो एकेकी आच्छादक आएगा, पलट के क्रमिक युग्मों को f इनवर्स निकाल लीजिएगा। ओके, ऐसे ही सेम तीसरा 7वें का दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें भी a और b दो समुच्चय दे रखे हैं, एक फलन दे रखा है। पहले क्या करोगे, a के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान निकालोगे, फिर f बना लोगे क्रमिक युग्म के रूप में। वो कैसा आएगा, एकेकी आच्छादक आएगा। फिर क्रमिक युग्मों को पलट के लिख देना, f इनवर्स मिल जाएगा b से a में, राइट। तीसरे में a, b और r ये तीनों चीजें एक जैसी दे रखी हैं, तो फलन को बदल लेना थोड़ा सा। तीसरे क्वेश्चन में मैं बता देता हूं, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। बस जो तीसरा है उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा। f सवाल में हमें a से b दे रखा था, लेकिन यहां चूंकि a, b और r बराबर दे रखे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, f हो जाएगा r से r में और fx हो जाएगा x स्क्वायर। और ऐसे सवाल अपन ने खूब किए। क्या करेंगे इसके लिए, वही पहले से एकेकी प्रूव करेंगे, फिर आच्छादक प्रूव करेंगे, राइट। x2 है, सॉरी, ये पहले एकेकी प्रूव करेंगे, फिर आच्छादक प्रूव करेंगे, फिर क्या करेंगे, एकेकी आच्छादक आएगा ये डेफिनेटली। उसके बाद जैसे हम ये लिखेंगे कि साहब एकेकी आच्छादक है इसलिए प्रतिलोम फलन होगा, परिभाषित होगा, फिर f इनवर्स निकालेंगे जैसे और सवालों में निकाला है। मैं सभी की पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में भेज दूंगा। ओके, कल अपन चालू करेंगे द्विआधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशन। थैंक यू।